नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए देहाती समाज का 5वां अध्याय, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अभी तक देहाती समाज में आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी बातों पे गांव वाले झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को तूल देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि श्राद्ध का काम निपट गया था, उसके बाद क्या होता है। श्राद्ध वाले दिन विश्वेश्वरी के व्यवहार की चर्चा आसपास के 10-5 गांव तक में फैल गई। वेणी की हिम्मत नहीं थी कि उसके लिए वह उनसे कुछ कहे, तभी वह जाकर मौसी को बुला लाया। वास्तव में उन्होंने विश्वेश्वरी को वह खरी खोटी सुनाई कि जिस तरह सुना जाता है कि पहले कभी तक्षक नाग ने अपना एक दांत गड़ाकर ही पीपल के पेड़ को जलाकर राख कर दिया था। उसी तरह उनका शरीर जलकर राख तो नहीं हुआ, पर उसकी जलन से वे तिलमिला जरूर गई। उन्होंने समझ तो लिया कि उनके सुपुत्र के ही षड्यंत्र से उनका यह अपमान हुआ है, तभी उसका ख्याल कर उसे चुपचाप पी गई, क्योंकि उन्हें डर था अगर उन्होंने किसी भी बात का उत्तर दिया तो पुत्र की पोल खुल जाएगी और रमेश भी उसे सुनेगा। इस विचार मात्र ने ही उन्हें शर्म से पानी पानी कर दिया था। लेकिन गांव देहात में कोई बात छिपी नहीं रहती। रमेश ने भी सुन ली। अपनी ताई के संबंध में आरंभ से ही उनके हृदय में उत्कंठा थी और उन्हें इस बात का संदेह भी था कि मेरे कारण माता और पुत्र में झगड़ा अवश्य होगा। लेकिन वेणी बाहर की एक औरत को घर में बुलाकर उससे अपनी माँ का अपमान और निर्यातन करवाएंगे, उन्हें यह बात बहुत ही आश्चर्यजनक लगी। इसके बाद तुरंत ही उनके क्रोध की अग्नि भी जलने लगी। सोचा कि मुझे इसी समय उस घर में पहुंचना चाहिए और वहां जो कुछ खरी खोटी मुंह में आए वेणी को सुना आना चाहिए, क्योंकि जो आदमी इस तरह अपनी माता का अपमान करा सकता है, उसका अपमान करने में किसी बात का संकोच करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसके बाद ही ध्यान आया कि यह ठीक ना होगा। उस दिन दीनू और मास्टर साहब से रमा के संबंध की कुछ बातें सुनकर उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा का कुछ भाव उत्पन्न हुआ था। जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि चारों ओर फैली हुई मूर्खता और क्षुद्रता में एक ताई जी के हृदय को छोड़कर बाकी सारा गांव ही गांव अंधकार में डूबा हुआ है, तब इस मुखर्जी के घर की ओर देखकर ही उन्होंने प्रकाश का आभास पाया था। लेकिन आज फिर इस घटना से रमा के प्रति उनका मन घृणा और अश्रद्धा से भर गया। उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी संदेह नहीं रह गया कि इन दोनों मौसी और बहन नातिन ने मिलकर वेणी का साथ दिया है और ताई जी के साथ घोर अन्याय किया है। लेकिन बहुत सोचने पर भी उनकी समझ में यह बात ना आई कि मैं इन दोनों स्त्रियों के विरुद्ध अथवा वेणी को किस प्रकार अथवा क्या दंड दे सकूंगा। इसी बीच में एक बात और पैदा हो गई। कई जायदादें अभी तक ऐसी रह गई थी जो मुखर्जी और घोषाल परिवार में बटी नहीं थी। आचार्यों के घर के पिछवाड़े जो तालाब था, वह भी इसी प्रकार साझे की संपत्ति था। किसी जमाने में यह तालाब बहुत बड़ा था, लेकिन मरम्मत और सफाई न होने के कारण पटता पटता अब एक मामूली गड़िया के रूप में ही रह गया था। अच्छी मछलियां ना तो बाहर से लाकर छोड़ी जाती और ना उसमें थी। बस दो एक तरह की साधारण सी मछलियां ही उसमें होती थी। उस दिन वेणी उसमें से मछलियां पकड़वा रहे थे और रमेश को इसका पता भी नहीं था। भैरव हांफते हांफते आ पहुंचे। बाहर चंडी मंडप के पास ही घर के कारिंदे गोपाल सरकार बैठे हुए बही खाता लिख रहे थे। भैरव ने घबराकर कहा, सरकार महाशय, अपने आदमी नहीं भेजे, तालाब की मछलियां पकड़ी जा रही हैं। कौन पकड़वा रहा है? सरकार ने कान पर कलम खोसते हुए पूछा। अजी और कौन पकड़वाएगा? वेणी बाबू का नौकर खड़ा है, मुखर्जी का पछिया दरवान भी है, मैं अभी देखता आ रहा हूँ। सिर्फ आपके यहाँ का ही आदमी नहीं है, जल्दी किसी को भेजिए, भैरव ने कहा। लेकिन गोपाल ने बिना कुछ चंचलता प्रकट किए कहा, हमारे बाबूजी मांस मछली नहीं खाते। हम सब लोग चाहते हैं, और अगर बड़े बाबू जीते होते तो वह भी जरूर चाहते कि उसमें से अपना हिस्सा ले, लेकिन रमेश बाबू कुछ और ही तबीयत के आदमी हैं। भैरव, वह ना खाए इससे क्या होता है, लेकिन अपना हिस्सा तो लेना चाहिए। जब इस बात पर गोपाल ने भैरव के मुंह पर आश्चर्य का भाव देखा, तब उन्होंने हंसते हुए कुछ चुटकी लेते हुए कहा, आचार्य जी, यह तो सड़ी हुई 2-4 मछलियों की बात है। उस दिन बाजार के उत्तर तरफ वाला वह बड़ा इमली का पेड़ काटा गया, उन दोनों घरों ने उसे आपस में मिलकर बांट लिया
और हम लोगों को उसमें से एक छिलका भी ना मिला। मैंने तुरंत ही आकर बाबूजी से सब बातें कही थी। वह किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक बार जरा सिर उठाकर देखा और कुछ मुस्कुराकर फिर किताब पढ़ने लगे। मैंने पूछा भी कि सरकार क्या करना चाहिए, लेकिन हमारे रमेश बाबू को फिर सिर उठाने की फुर्सत ना मिली। जब मैंने कई बार जोर देकर कहा तब उन्होंने किताब बंद की और कहा, लकड़ी के लिए कहते हो क्या? हमारे यहाँ इमली का कोई पेड़ नहीं? सुन लिया आपने? मैंने कहा भी है क्यों नहीं, लेकिन जो अपना उचित हिस्सा है वह क्यों छोड़ दिया जाए? और कौन इस तरह अपना हिस्सा छोड़ देता है? रमेश बाबू ने 5 मिनट तक चुप रहने के बाद कहा, यह तो ठीक है, लेकिन 2-4 लकड़ियों के लिए झगड़ा नहीं किया जाता। अरे आप क्या कह रहे हैं? भैरव ने आश्चर्यचकित होकर कहा। गोपाल सरकार ने मुस्कुराकर जरा सिर हिलाकर कहा, आचार्य जी, मैं जो कुछ कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहता हूँ। मैंने उसी दिन समझ लिया था। अब क्यों व्यर्थ में बार बार कहा जाए? इस छोटे घर की लक्ष्मी तो तारिणी घोषाल के साथ ही अंतर्धान हो गई। भैरव ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, लेकिन यह तालाब मेरे घर के पीछे, इसलिए मुझे यहाँ आकर तो खबर कर देनी चाहिए ना। गोपाल, तो फिर महाराज अच्छी बात है, आप ही जाकर उन्हें इसकी खबर कर दीजिए। दिन रात किताबें पढ़ते रहने से और पट्टीदारों से इस तरह डरने से कहीं जमीन जायदाद की रक्षा होती है? गोविंद मुखर्जी की लड़की तो औरत है, लेकिन वह भी उनकी बातें सुनकर उपहास करती है। उस दिन उसने गोविंद गांगुली को बुलाकर कुछ हंसी उड़ाते हुए कहा, आप जाकर रमेश बाबू से कह दीजिए वे अपनी सारी जायदाद हमारे हाथ सौंप दें, हमसे कुछ महीना ले लिया करें। भला इससे बढ़कर लज्जा की और कौन सी बात हो सकती है? इतना कहकर गोपाल सरकार मारे क्रोध और दुख के मुंह बिचकाकर फिर अपने काम में लग गए। घर में कोई स्त्री तो थी नहीं, सब जगह खुला दरबार था। भैरव ने अंदर पहुंचकर देखा कि रमेश सामने वाले दलान में एक टूटी हुई आराम कुर्सी पर लेटे हैं। रमेश को उनके कर्तव्य पालन के लिए उत्तेजित करते हुए भैरव ने संपत्ति की रक्षा के संबंध में एक साधारण भूमिका बांधकर ज्यों ही असल बात बतलाई, त्यों ही रमेश बंदूक की गोली खाए घायल बाघ की तरह गरज कर बोले, क्या रोज रोज हमारे साथ इसी तरह की चालबाजी हुआ करेगी भजुआ? उनका यह नितांत अमानवीय और अप्रत्याशित उग्र भाव देखकर भैरव घबरा गए और वे कुछ भी ना समझ सके कि चालबाजी किसकी है। भजुआ गोरखपुर जिले का रहने वाला अत्यंत बलवान और रमेश का विश्वास पात्र नौकर था। लाठी चलाने में वह रमेश का चेला था। रमेश ने लाठी चलाना आप ही सीखा था और अपना हाथ पक्का करने के लिए उन्होंने यह विद्या भजुआ को भी सिखलाई थी। भजुआ के आते ही रमेश ने उसे कड़ा हुक्म दिया, जाकर सब मछलियां छीन लाओ और अगर कोई रोके तो उसे सिर के बाल पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। भजुआ तो चाहता भी यही था। वह अपनी तेल पिलाई लाठी लेने के लिए चुपचाप भीतर चला गया। यह देखकर भैरव मारे डर के कांपने लगे। वे बंगाल के तेल पानी के आदमी थे। चीख पुकार और बकझक से तो वे बिल्कुल नहीं डरते थे, लेकिन जब बलवान पछैया नौकर बिना कुछ कहे सुने सिर्फ एक बार सिर हिलाकर चला गया, तब मारे चिंता के उनका तालू तक सूख गया। भैरव ठहरे गरीब आदमी, फौजदारी में फंसने का उनमें साहस ही नहीं था और इच्छा भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद भजुआ हाथ में लंबी और मोटी लाठी लिए हुए निकला। पहले तो उसने लाठी माथे से लगाई और तब दूर से ही रमेश को नमस्कार करके वह चलने लगा। भैरव अचानक रोने लगे और रमेश के दोनों हाथ पकड़कर बोले, अरे भज्जू रुक जाओ, जाना मत। भैया रमेश माफ करो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी जान नहीं बचेगी। भजुआ रुक गया था। रमेश ने अपने हाथ छुड़ा लिए। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। भजुआ भी अवाक होकर खड़ा हो गया। भैरव रुआ से गले से कहने लगे, भैया यह बात छिपी नहीं रहेगी, अगर वेणु बाबू ने मुझसे बिगड़ गए ना तो मैं जीता नहीं बचूंगा, मेरा घर बार तक जला देंगे। रमेश ने नीचा करके और चुप होकर बैठ गए। यह बात सुनकर गोपाल सरकार अपना बही खाता छोड़कर आ पहुंचे। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ भैया जी, इनका कहना ठीक है। लेकिन रमेश ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, केवल हाथों से उन्होंने भजुआ को काम पर जाने का इशारा कर दिया और आप भी चुपचाप भीतर चले गए। यतीन, स्कूल नहीं जाना क्या जो अभी खेल ही रहा है? बहन, हमारे स्कूल में आज और कल 2 दिन की छुट्टी है। मौसी ने यह सुनकर अपना बिगड़ा हुआ चेहरा और भी बिगाड़ कर कहा, आग लगे मोए ऐसे स्कूल में जहाँ महीने में 15 दिन छुट्टी रहती है, फिर भी तुम इसके पीछे इतना खर्च करती हो। मैं होती तो आग ना लगा देती। इतना कहकर मौसी अपने काम में चली गई। जो लोग मौसी को सुलह आने झूठी कहकर चारों तरफ उसकी निंदा करते फिरते हैं, वे भूल करते हैं वह इस तरह की एकाध सच बात भी कह सकती थी और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों से कहने में भी पीछे हटने वाली नहीं थी।
रमा ने अपने छोटे भाई को अपने पास खींच लिया और धीरे से पूछा, क्यों रे यतिन, आज किस बात की छुट्टी है रे? यतीन्द्र अपनी बहन के साथ लगकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हमारे स्कूल में नया छप्पर छाया जा रहा है। इसके बाद सफ़ेदी भी होगी और बहुत किताबें भी आई हैं। 4-5 कुर्सियां और टेबल, एक अलमारी और एक बहुत बड़ी घड़ी आई है। बहन, एक दिन तुम भी चलकर देखा हो ना? रमा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, अरे तू यह क्या कह रहा है? यतीन्द्र ने कहा, हाँ बहन, मैं ठीक कहता हूँ। रमेश बाबू आए हैं ना, वही सब करा रहे हैं। इसके बाद वह बालक अभी कुछ और भी कहना चाहता था कि सामने से मौसी को आते देखकर रमा उसे जल्दी से लेकर अपनी कोठरी के भीतर चली गई। अपने छोटे भाई को उसने बड़े प्यार से अपने पास बैठाकर रमेश और स्कूल के बारे में बहुत सी बातें जान ली। यह भी सुना कि रमेश बाबू स्वयं भी नित्य आकर घंटे 2 घंटे पढ़ा जाते हैं। फिर अचानक पूछ बैठी, क्यों यतीन्द्र, वह तुझे पहचानते हैं? बालक ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। तूने क्या कहकर पुकारता है? अब यतीन्द्र कुछ कठिनाई में पड़ गया, क्योंकि अभी तक इतनी घनिष्ठता नहीं हुई थी। उनके स्कूल में आते ही हेडमास्टर साहब भी जिस प्रकार चुपचाप अलग खड़े हो जाते हैं, उसे देखकर छात्रों के भय और विस्मय की कोई सीमा नहीं रह जाती। पुकारना तो दूर, कोई हिम्मत करके उनके मुंह की ओर देख भी नहीं सकता था। लेकिन अपनी बड़ी बहन के सामने यह स्वीकार करना भी तो सहज नहीं था। लड़कों से सुना था कि सब मास्टर उन्हें छोटे बाबू कहते हैं, इसलिए उसने कुछ बुद्धि खर्च करके कहा, हम सब उन्हें छोटे बाबू कहते हैं। उसके मुख का भाव देखकर कोई बात रमा के समझने से बाकी न रह गई। उसने अपने भाई की और भी पास अपनी गोद की तरफ खींचकर हंसते हुए कहा, छोटे बाबू क्या कहते होते हैं रे? वह तो तेरे भैया ही होते हैं। जिस तरह वेणी बाबू को तू बड़े भैया कहकर पुकारता है, उसी तरह उन्हें छोटे भैया कहकर क्यों नहीं बुलाता? बालक मारे आश्चर्य और आनंद से चंचल होकर बोला, वे हमारे भैया होते हैं? सच कहती हो बहन? हाँ भैया ही तो हैं। इतना कहकर रमा कुछ हंसी, लेकिन अब यतीन्द्र को रोकना मुश्किल हो गया। वह चाहता था जितनी जल्दी हो सके मैं यह खबर अपने सभी संगी साथियों तक पहुंचा दूं। लेकिन स्कूल तो बंद है। 2 दिन उसने जैसे तैसे धैर्य धारण करना ही पड़ेगा। तो भी जो लड़के आसपास रहते हैं उन सबको खबर दिए बिना कैसे रह सकता है? उसने फिर निकलने के लिए छटपटा कर कहा, तो अब जाऊं बहन? लेकिन रमा ने यह कहकर उसे रोके रखा कि इस समय तू कहाँ जाएगा? जब यतीन्द्र जा ना सका तब कुछ देर तक तो अप्रसन्न मुख से चुप ही बैठा रहा। फिर पूछा, वह इतने दिनों कहाँ थे? रमा ने स्नेहपूर्वक कहा, इतने दिनों तक वे पढ़ने के लिए परदेश गए थे। बड़े हो जाओगे तब तुम्हें भी इसी तरह पढ़ने के लिए परदेश जाकर रहना पड़ेगा। यतीन्द्र, क्यों बहन, छोटे भैया की सारी पढ़ाई पूरी हो गई? रमा ने भी उसी प्रकार स्नेहपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हाँ, वह अपनी सारी पढ़ाई समाप्त करके आए हैं। तुमने कैसे जाना? उत्तर में रमा ने केवल एक ठंडी सांस लेकर सिर हिला दिया। वास्तव में इस बारे में गांव का और कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता था। यह बात भी नहीं थी कि उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक ही हो, लेकिन फिर भी किसी तरह उसे यह मालूम हो गया था कि जो आदमी दूसरों के लड़कों को शिक्षा देने के लिए इतनी छोटी उम्र में जागरूक हो गया हो, वह स्वयं तो किसी तरह मूर्ख नहीं हो सकता। लेकिन यतीन्द्र ने इस बारे में कोई जिरह नहीं की। इसी बीच उसके मन में और एक सवाल उठा और उसने तुरंत पूछा, क्यों बहन, छोटे भैया हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? बड़े भैया तो रोज आते हैं। यह सवाल एक व्यथा के समान रमा के सारे शरीर में बिजली की तरह प्रवाहित हो गया। फिर भी उसने हंसकर कहा, तुम उन्हें अपने घर बुलाकर नहीं ला सकते? तो अभी जाता हूँ बहन। इतना कहकर यतीन फौरन उठ खड़ा हो गया। अरे तू तो पागल हो गया है, कहकर रमा ने भयभीत हो अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे जोर से पकड़ लिया और कहते हुए उसे प्राणापन से अपनी छाती से लगा लिया। खबरदार यतीन्द्र, कभी ऐसा मत करना। यतीन्द्र यद्यपि अभी बालक था, फिर भी जब उसने यह साफ जान लिया कि बहन का कलेजा धड़क रहा है तो वह बहुत ताज्जुब से उसके मुंह की ओर देखकर चुप हो गया। एक तो उसके पहले कभी बहन को ऐसा करते देखा नहीं था। जिस पर यह जानकर कि छोटे बाबू हमारे छोटे भैया हैं, जब उसके मन की बात पूरी तरह से किसी और ही तरफ हो गई, तब उसकी समझ में यह बात किसी तरह ही आई नहीं कि बहन क्यों उनसे इतना डरती है। इसी समय मौसी की तीखी आवाज़ कानों में पड़ते ही यतीन्द्र को छोड़कर रमा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में मौसी आकर स्वयं दरवाजे पर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं तो समझती थी कि रमा घाट पर नहाने गई है। आज एकादशी है, क्या इसलिए इतना दिन चढ़ाने पर भी सिर में तेल जल नहीं पड़ेगा? मुंह सूखकर बिल्कुल काला हो गया है। मौसी तुम चलो, मैं अभी जाती हूँ नहाने, रमा ने हंसते हुए कहा। और कब जाओगी? बाहर आकर तो देखो, मछली का हिस्सा बांटने के लिए वेनी आया है। मछली का नाम सुनते ही यतीन्द्र वहां से भागा। रमा ने आंचल से
इस तरह अपना मुंह पोंछ लिया कि मौसी कुछ भी ना जान सकी और तब वह पीछे पीछे चलकर बाहर आ पहुंची। आंगन में खूब हल्ला मचा हुआ था। उसका हिस्सा बांटने के लिए वेनी बाबू स्वयं ही आकर हाजिर हो गए थे। मोहल्ले के लड़के लड़कियां साथ साथ आकर चारों तरफ से घेर कर हल्ला मचा रहे थे। इतने में किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ी और उसके बाद धर्मदास लाठी टेकते हुए कहते हुए आए, वेणी की आज मछलियां पकड़ी गई हैं। वेणी, ज़्यादा कहाँ पकड़ी गई? और फिर धीवर को बुलाकर कहा, अब देर क्यों कर रहा है रे, जल्दी से 2 हिस्से कर डाल। धीवर हिस्से लगाने लगा। इतने में गोविंद गांगुली यह कहते हुए वहां पहुंचे, क्या मामला है रमा? इधर कई दिनों से आ नहीं सका, सोचा कि चलकर जरा बेटी की खबर लेता चलूं। आइए आइए, रमा ने मुस्कुराकर कहा। गांगुली ये कहते हुए आगे बढ़े, अरे आज इतनी भीड़ क्यों लगी है? और फिर मानो आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले, ओह यह बात है, मछलियां तो कुछ कम नहीं पकड़ी गई, जान पड़ता है बड़े ताल में जाल डाला था। उनके इन प्रश्नों का उत्तर देना सभी ने व्यर्थ समझा और वे मछलियों के बंटवारे में लगे रहे। थोड़ी देर में मछली का मामला निपट गया। वेणी ने अपने हिस्से की करीब करीब सभी मछलियां एक दौरी में रखवाकर अपने नौकर के सिर पर उठवा दी और धीवर को आंख से कुछ इशारा करके वहां से चलने का हुक्म दिया। लेकिन रमा को इतनी अधिक मछलियों की आवश्यकता थी नहीं, इसलिए उसके हिस्से में से सभी लोगों ने थोड़ी थोड़ी मछलियां ले ली और वे भी घर चलने का विचार करने लगे। इतने में सब लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि रमेश घोषाल का पछैया नौकर अपने सिर के बराबर ऊंची लाठी हाथ में लिए आंगन के बीच आकर खड़ा हो गया है। इस आदमी का चेहरा ही ऐसा भीषण था कि सबसे पहले उसी पर निगाह जा पड़ती और सदा याद रहती। गांव के छोटे बड़े सभी उसे जानते थे, यहाँ तक कि उसके बारे में धीरे धीरे बातें फैलानी शुरू कर दी थी। इतने आदमियों के बीच में उसने रमा को कैसे मालकिनी समझकर पहचान लिया, यह तो वही जाने, पर उसने दूर से ही माँ जी कहकर एक लंबा सलाम किया और पास आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा जैसा भी हो, आवाज़ सचमुच ही भयानक, अत्यंत भारी और फटी हुई थी। उसने बंगला मिली हुई हिंदी में संक्षेप में बतलाया कि मैं रमेश बाबू का नौकर हूँ और मछलियों के 3 हिस्से में से 1 हिस्सा लेने आया हूँ। चाहे विस्मय के प्रभाव के कारण हो या चाहे उसकी उचित प्रार्थना के विरुद्ध कोई उत्तर समझ में ना आने के कारण ही हो, रमा सहसा उसकी बात का कोई जवाब ना दे सकी। भजुआ ने आश्चर्य से गर्दन घुमाकर वेणी बाबू के नौकर से गंभीर स्वर में कहा, अरे अभी जाना मत रे। नौकर मारे डर के 4 कदम लौटकर खड़ा हो गया। आधे मिनट तक किसी के मुंह से भी कोई शब्द ना निकला। उस समय वेणी बाबू ने कुछ साहस किया और वह जहां खड़े थे वहां से बोले, कैसा हिस्सा? भजुआ ने तुरंत ही उन्हें भी सलाम करके आदरपूर्वक कहा, बाबूजी मैंने आपसे नहीं पूछा। मौसी ने दलान से ही कहा, अरे बाप रे, तू क्या मारेगा? भजुआ पहले तो थोड़ी देर मौसी की तरफ देखता रहा, इसके बाद उसकी हंसी से सारा मकान गूंज गया। थोड़ी देर बाद हंसी रोककर कुछ लज्जित होकर उसने फिर रमा की तरफ देखकर कहा, माँ जी। भजुआ की बातें और व्यवहार में अतिशय आदर के साथ मानो अवज्ञा भी छिपी हुई थी। यही कल्पना करके रमा मनी मन चिढ़ गई थी और पूछा, क्या चाहते हैं तुम्हारे बाबू? रमा की नाराजगी देखकर भजुआ मानो कुछ कुंठित हो गया, इसलिए उसने जहां तक हो सका अपने कर्कश स्वर को कोमल करके अपनी प्रार्थना दोहरा दी। लेकिन अब क्या हो सकता था, मछलियों का हिस्सा हो चुका था और वे ठिकाने भी लग चुकी थी। इतने आदमियों के सामने वह हीन भी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने कटु कंठ से कहा, तुम्हारे बाबू का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, जाकर उनसे कह दो उन्हें जो कुछ करना है वह कर ले। बहुत अच्छा माँ जी, कहकर भजुआ ने फिर एक लंबा सलाम किया। वेणी के नौकर को हाथ से इशारे से चले जाने के लिए कहा और बिना कुछ कहे सुने आप भी वहां से चलने लगे। जिस समय उसके इस व्यवहार से घर के सभी लोग अत्यंत चकित हो रहे थे, उस समय वह अचानक फिर लौट आया और रमा की ओर देखकर उसने अपनी हिंदी और बंगला मिली हुई बोली में और अपने कठोर कंठ स्वर के लिए क्षमा मांगी और कहा, माँ जी, लोगों की बातें सुनकर पहले बाबूजी ने ताल पर से ही मछलियाँ छीन लाने का हुक्म दिया था। हमारे बाबूजी मांस मछली छूते भी नहीं और मैं भी यह सब कुछ नहीं खाता, लेकिन इतना कहकर उसने अपनी चौड़ी छाती पर हाथ रखकर कहा, बाबूजी के हुक्म से आज ताल के किनारे ही शायद यह चली जाती, लेकिन राम जी ने बड़ी खैरियत कर दी कि बाबूजी का गुस्सा ठंडा हो गया। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, भजुआ, जब माँ जी से पूछा कि इस ताल में हमारा भी हिस्सा है या नहीं। इसके बाद उसने बहुत आदरपूर्वक लाठी सहित अपने दोनों हाथ उठाकर रमा को नमस्कार करते हुए कहा, बाबूजी ने कह दिया कि भजुआ और कोई चाहे जो कहे, पर मैं निश्चय में से जानता हूँ कि रमा की जबान से कभी झूठ बात नहीं निकलेगी, वह कभी पराई चीज नहीं छुएगी।
इतना बताकर वह हार्दिक सम्मानपूर्वक बार बार नमस्कार करता हुआ चल दिया। उसके चले जाने के बाद बार बार रमा के कान में भजुआ के यही शब्द लाखों तालियों की गड़गड़ाहट के समान गूंज रहे थे। माँ जी की जबान से कभी झूठ बात ना निकलेगी और उसके दिमाग को परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने अपने सिर का आंचल कुछ और आगे खींच लिया और तुरंत बिना कुछ कहे सुने वहां से चली गई।